ठीक। बता सकता है कोई कि मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, इवन हम चलो इतिहास से बात करते हैं सबसे पहले, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को बेटा हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब तीन हिस्से कौन कौन से हैं? तो पहला जो पार्ट है वो क्या है? प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। ठीक। दूसरा हिस्सा क्या है? मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया। और तीसरा होता है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तीन हिस्से हैं। इन तीनों हिस्सों को समझने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए इनको हम डिवाइड कर देते हैं कि इनका टेन्योर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो आपका प्राचीन भारत है वो कहाँ से कहाँ तक है? एंशिएंट इंडिया, बोलिए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको चूंकि पढ़ा नहीं जा सका, प्रागैतिहासिक काल भी हम कह सकते हैं इस पीरियड के, उस समय के इतिहास को। बट आप अगर देखेंगे तो 712 एडी, ठीक है, कहाँ तक का इतिहास? जैसे वैदिक काल और उसके बाद का इतिहास 712 एडी तक, 712 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है? मध्यकालीन। ठीक है, तो मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो 712 एडी से शुरू होता है और ये 1707 तक रहता है। या यूं कहें, भारत में एक आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से हमारा कौन सा भारत शुरू होता है? मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और 1707 में क्या होती है बेटा? डेथ होती है औरंगजेब की। किसकी डेथ होती है? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की मृत्यु पर जाकर ये समाप्त हो जाता है। तो हमने क्या देखा? एक हमने देखा मोहम्मद 'कासिम भाई हैं ये। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था भारत के सिंध प्रांत पर, कहाँ पर किया था इन्होंने? सिंध प्रोविंस पर अटैक किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो शुरू होता है वहां से, ठीक है, लेके औरंगजेब की डेथ तक का जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत कहलाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? तीसरा क्या है हमारा? एम आई लिख दे। अब एम आई ये मिडाइवल इंडिया वाला नहीं, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कब तक है? 1707 से, हम अगर ऐसे देखें तो 1950 तक का इतिहास, 1707 से 1950। और अच्छा आंसर होता है 1707 से अब तक। हम किस में जी रहे हैं? आधुनिक भारत में ही जी रहे हैं। हम सब आधुनिक है ना, प्राचीन तो नहीं है। तो अगर हम इसको देखें कि भाई 1707 से 1950 तक का जो इतिहास है वो आपका आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक। अब इंपॉर्टेंस पे बात कर लें पहले तो। अगर हम देखें कि ओवरऑल पूरी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? यही आधुनिक भारत का इतिहास है या मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो है, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक। तो ये दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कौन सी है? आधुनिक भारत। फिर कौन सी है? मध्यकालीन भारत। और सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सी है? प्राचीन भारत। छोड़ नहीं सकते लेकिन आप किसी को, ऐसा नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो हम यही यही पढ़ लें।
ठीक, इतनी बात यहाँ तक सबको क्लियर है। अब फिर हमें तो चूंकि एग्जाम निकालना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम निकालना, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे ओवरऑल जब भी हम बात करें तैयारी की, तो हमें जो चीज़ें याद रखनी है तैयारी के दौरान, जैसे पहली चीज़ हमें सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस, कि भाई हमारा सिलेबस क्या है सब्जेक्ट का, ओवरऑल हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या है, एक चीज। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। अब देखो पीवाईक्यू क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे हैं या इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दो चीज़ों को देखो, सिलेबस हमें ये बताएगा कि हमें इस चीज़ पे स्टेबल रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्या बताएगा कि ये क्वेश्चंस आए हैं। इससे हमें इस बड़े सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चलेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस पे फोकस करता है और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं कि भाई मॉडर्न इंडिया में सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है, या हम यूँ कहें कि हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। कौन से आंदोलन? स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक क्या है? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यहां से भी हर बार क्वेश्चन आता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है बेटा? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में खूब आती है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ही हम किनको देखते हैं? महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें पूरा फोकस करना है कि भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी करने हैं हमें, स्वतंत्रता आंदोलन भी करने हैं, गांधी जी को भी करना है। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट वॉर या बैटल्स, युद्ध हुए हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मॉडर्न इंडिया की, कि जो युद्ध हुए हैं, क्या युद्ध, तो जो इंपॉर्टेंट वॉर है, अब कोई वॉर होती है तो क्या होती है उसके बाद? ट्रीटी होती है, यानी कि संधि। अच्छा, अच्छी बात यह है बेटा कि आधुनिक भारत में बस गिने चुने युद्ध ही हैं। जैसे जो चीज आप प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में आप बहुत सारे युद्ध देखते हैं, यहाँ पर बड़े लिमिटेड से युद्ध आपको देखने हैं, और उन युद्धों से संबंधित ट्रीटी जो हैं वो आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। सुना है आप लोगों ने, बचपन में कभी तो सुना होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, एक हुआ है बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर का युद्ध। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना सिर्फ प्रीलिम्स में, इवन मेंस में कई बार आपसे पूछे गए हैं। अब बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हो जाती हैं, भाई युद्ध हुआ है तो संधि होगी। तो बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड, ये एक चीज आ जाती है। तो क्लियर हुआ आपको क्या एग्जाम्पल बताया मैंने? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फिर हम बात करें, तीन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर। कितने हुए हैं? तीन। तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए हैं।
इसके अलावा बात करें, हम इन सबको पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है। अगर हमें एग्जाम में एक बार ये क्लियर हो गया कि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और अगर हमें ये नहीं समझ में आया कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम सब पढ़ लेते हैं और पता चले वो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाता। तो पहला क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध जो हुआ है बेटा, वो कब हुआ है, तो 1757 में हुआ है। तो हमने आपको बताया कुछ युद्ध, जैसे एक युद्ध क्या, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757। अभी आप लिखिए नहीं, ये सब चूंकि आएंगे, अभी सिर्फ आप अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों पे फोकस करिए कि हाँ ये है क्या क्या। और ये हुआ था बेटा 23 जून 1757 को, ठीक है। एक है बैटल ऑफ बक्सर, क्या है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। और ये कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो क्या है, एंग्लो फ्रेंच वॉर, इन्हें हम कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है, या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो एंग्लो मतलब आंग्ल, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, या तो संघर्ष कहें या युद्ध कह सकते हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। और ये बेटा कितने हुए हैं, तो ये 3 हुए हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बेटा एक हुआ है एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं बेटा, ये आपके 4 थे टोटल। कितने थे, 4। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं 4, अच्छे से ध्यान रखना। इसके थोड़े से हम और आगे जाते हैं तो एक होता है आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो एंग्लो मराठा वॉर। और जो बेटा आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं इनकी टोटल संख्या थी 3, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आंग्ल सिख युद्ध इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस ठीक है पढ़ लें, काम खत्म, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक संधि है इन युद्धों के दौरान। किसी को पता हो, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो बताएं कौन सी संधि हुई है, ट्राई करो, लाइव में कोई बोलना चाहे तो। ये जो युद्ध हैं आपके ओवरऑल, ये महत्वपूर्ण है। अब इन्हीं युद्धों से संबंधित युद्ध हैं तो संधियां होंगी। तो एक आपकी बैटल ऑफ बक्सर के बाद में होती इलाहाबाद की संधि। 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हैं तो तीनों के बाद में संधि होगी। जैसे पहले युद्ध के बाद, बताए कोई, पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, लाइव क्लास में कोई बोलना चाहेगा, एक्सला सेपेल, ठीक है। तो एक्सला सेपेल की संधि होती है। दूसरे युद्ध के बाद पौंडीचेरी की संधि, और तीसरे युद्ध के बाद पेरिस की संधि। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, पेरिस की संधि कब हुई, एक्सला सेपेल की संधि कब हुई, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी एक एक कर क्लियर होती जाएंगी। ऐसे ही 4 एंग्लो मैसूर वॉर हैं, 4 युद्ध हैं लेकिन संधि 3 ही है, ट्रीटी। पहले युद्ध के बाद में जो संधि होती है, कौन से के बाद, बाद में पहले युद्ध के बाद। तो पहला, ऐसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि भाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। कब हुआ था,
1767 से 69 में, तो 1769 में जाके संधि हो जाती है। ठीक है, तो पहले में कौन सी संधि होती है? हाँ मैडम, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, आ जाइए। मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध के बाद मंगलौर की संधि, तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये तीनों संधियां इतनी बार मतलब एग्जाम में आई हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पहले के बाद में मद्रास, दूसरे युद्ध के बाद मंगलौर, और तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम, और चौथे युद्ध के बाद चूंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, अब भाई शासक ही नहीं तो संधि किससे होगी? तो चौथे युद्ध के बाद कोई संधि नहीं होती है और मैसूर राज्य को अंग्रेज जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से 4 युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, फिर है आंग्ल मराठा युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट से, और इसकी संधि तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये युद्ध ऐसे हैं कि युद्ध के पहले भी संधि, मतलब हम पहले संधि करेंगे और फिर लड़ेंगे, और फिर लड़ने के बाद कोई तो हारेगा ही, और फिर संधि करेंगे। तो यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो किस संधि से शुरू हुआ, मतलब कौन सी ट्रीटी थी जो इसको स्टार्ट करा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है किसकी बात कर रहे हैं हम? आंग्ल मराठा युद्धों की। तो यहां पर युद्ध तो महत्वपूर्ण है ही, ट्रीटी और ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और आंग्ल सिख युद्ध, ओवरऑल आपको इतने युद्ध पढ़ने हैं मॉडर्न इंडिया में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा लीजिए, और अच्छी बात ये सिर्फ स्टेट पीएससी ही नहीं, यूपीएससी, अदर स्टेट पीएससी, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चेक करना हो तो अभी आगे जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी का पेपर आने वाला है, बिहार पीएससी का पेपर आने वाला है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम कोई भी हो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो वापस आ जाए हम यहाँ पे, हमने क्या क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और अगर हम इन्हें और ज्यादा एकदम बिल्कुल कंसाइज कर दें कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन लेकिन कब से, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट कब से, कौन से स्वतंत्रता आंदोलन कहां से शुरू हुए, जो स्वतंत्रता आंदोलन जिनको हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है, बताइए कोई। ठीक है, ये जो इतिहास है वो कहां से कहां तक का, 1885 से 1950 तक का, मतलब 1885 में, और सीधा सीधा हम ले लें 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1950 तक का जो इतिहास है वो सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। अब इस ड्यूरेशन के इतिहास में हम जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं वो भी हैं। इसी इतिहास के दौरान क्योंकि हमारे यहाँ किसका शासन चल रहा था, अगर हम सीधा बोलें भाई किसका शासन था, बोलिए, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। तो जो ब्रिटिश थे उनका शासन चल रहा था। अब उनका शासन चल रहा है तो उनके गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, उनके वाइसराय होंगे। तो इसी कार्यकाल में उनके गवर्नर जनरल और वाइसराय को हम देखते हैं। इसी टाइम पीरियड में बेटा कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस कब बनी? आईएनसी लिख दें चलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप बस समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है चीजों की, बस बाकी तो अपन सब पढ़ लेंगे। और एक और चीज है, आपको याद हो जाएगा ये मैं गारंटी दे सकता हूं। हाँ, आप कसम खा लें कि मैं याद नहीं करूंगा तो बात एक अलग है कि नहीं मैं याद नहीं करूंगा सर, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आप आएंगे तो गारंटी है कि आपको याद होगा और दूसरों से बहुत अच्छा याद होगा।
बस जैसे पढ़ा रहे हैं उसको वैसे पढ़ना है, अतिरिक्त दिमाग वैसे तो कहेंगे कि नहीं लगाना है। आपको जो बताया जाए सबसे पहले उतना अच्छे से कर लीजिए, अगर आप उतना कर लेंगे तो सफिशेंट होगा और हम बहुत कम समय में बहुत सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब हम 1900 से 1950 तो हम एक दिन में खत्म करा देंगे आपका। क्या 50 साल का इतिहास एक दिन में? अभी भी जैसे जितना रिमेनिंग टाइम है, अगर हम चाहें तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। चलो, तो फिलहाल हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये कब बना? 28 दिसंबर 1885 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1950 तक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना था, तब तक का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। और इस इतिहास में एक जैसे कांग्रेस बन गई, तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होंगे। क्या होंगे? कांग्रेस के सेशन या अधिवेशन होंगे, तो वो इसी समय होंगे। अब कनेक्ट कैसे होगा इतिहास? ये भी एक मुद्दा है ना, क्योंकि इतिहास याद नहीं रहता है, डेट याद नहीं रहती, ईयर याद नहीं रहती है। तो हम कुछ अलग अलग चीजों को एक साथ बिठाएंगे। जैसे एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, एक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो भी आंदोलन हुए हैं वो, एक इनके गवर्नर या गवर्नर जनरल या वाइस राय। इन तीनों को जब आप और बोले हम तो इनको हम एक साथ अगर बिठा सके तो ये इतिहास हमारा बहुत आसान है। और होता क्या है, जब आप किताबें पढ़ते हो या किसी के नोट्स देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द चीजों में ना ये सब अलग अलग है। एक तरफ आपके स्वतंत्र ये दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, एक तरफ आंदोलन दिए हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल दिए हैं। और अगर आप देखो, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल सेट करें, हम बताओ कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहते हो? कुछ भी एक एग्जाम्पल 1885 से 1950 के बीच का, आप ही बोलो आपको कौन सी घटना याद है इतिहास की? कुछ भी। और आप, और अच्छा एक और बात, आपने सब सुन रखा है, बस एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट ईयर आपको याद नहीं है। भाई जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या आपने असहयोग आंदोलन नहीं सुना? गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि भैया गांधी जी लाठी लेके जा रहे हैं, दांडी मार्च कर रहे हैं, डंडा लेके जा रहे हैं, समझ लो। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट किया था। हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं। और अच्छी बात पता क्या है, बहुत सारा सिलेबस है जो 10th के स्तर का है। तो थोड़ा थोड़ा आपने सुन रखा है, बस क्या नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है कि हाँ यही है, ये चीज आपकी नहीं है, तो वो हमें बिठानी है। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे हम अगर बात करें कि हमने कौन सा आंदोलन ले लिया, चलो एक कोई भी आंदोलन जो आपको, जैसे आपने एक घटना बहुत महत्वपूर्ण सुनी होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबने सुना है जलियांवाला बाग मैसेक्रे कब हुआ है? कब हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग मैसेक्रे। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ना, देखो ये आपने सुन रखा है। हमने क्या कहा कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बिठाना है बस चीजों को। आपने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, ऐसे लिख दूं जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? बस आपको बस ये चीज थोड़ी सी कनेक्ट करनी है। बाकी आपने बहुत सारी चीजें, जैसे सबने सुना है कि भाई हंटर आया था, ठीक है। और आपको पता है कि भाई किसने, तो डायर ने गोली चलवाई थी, सुना है ना, माइकल ओ डायर, MO डायर। तो माइकल ओ डायर उस समय गवर्नर था पंजाब का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने सुन रखी हैं। अब हमने जैसे एक बात की, या हम बात कर लें, चलो हम और आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सुना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, बताएगा कोई कब? 1930, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे आते, एक क्वेश्चन बन जाता है, गांधी जी के आंदोलनों की व्याख्या कीजिए।
एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी। अब कुछ नहीं है कि गांधी जी का नहीं है क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन? गांधी जी का ही तो असहयोग आंदोलन है, गांधी जी का ही तो भारत छोड़ो आंदोलन है। ये तो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो आपको अभी सिर्फ क्या कि ईयर आपको थोड़ी सी अभी नहीं पता है, लेकिन आपने नाम सुन रखे हैं। तो अब अगर आपसे यहीं से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सविनय, अब जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो हमने क्या कहा था कि इस पूरे टेन्योर में 1885 से 1950 के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, अब उसमें दो स्थितियां हैं। एक स्थिति भारत के जो कांग्रेस है उसके अधिवेशन होंगे, और दूसरी स्थिति है कि इनके जो ब्रिटिशर्स होंगे उनके भी तो गवर्नर 1950 तक रहे ही है ना भारत में, तो जब इनके ब्रिटिश गवर्नर जनरल होंगे। ठीक, तो पूछ लिया भाई कि ब्रिटेन का गवर्नर जनरल कौन था उस समय भारत का। अब सरल सा क्वेश्चन है। अब होता क्या है, हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल को अलग, इन घटनाओं को अलग, कांग्रेस के अधिवेशन को अलग, तो तीन अलग अलग जगह पढ़ने के कारण वो सब खिचड़ी पक जाती है, और जब लास्ट में आपसे पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल याद नहीं होता। अब पढ़ने का तरीका समझिए। जैसे आपसे मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि इस दौरान आपके इरविन थे भारत के गवर्नर जनरल। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, और कैसे याद रखेंगे, तो इनका टेन्योर 1926 से लेके 31 तक का था। आ गई 1930 इनके कार्यकाल में, 26 से 31 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इनके कार्यकाल में क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है, तो अब हम जब आपको पढ़ाएंगे तो अगर हम आपको इरविन बताएंगे तो हम बाकी चीजों से भी कनेक्ट कराएंगे, और बाकी चीजें पढ़ाएंगे तो हम इरविन से कनेक्ट कराएंगे। तो एक चीज, एक तो मल्टीपल टाइम आपकी रिपीट होगी, दूसरी चीज क्या होगी कि एग्जाम में जब आती हैं तो आप बता पाएंगे उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विश्वास मानो कि इतिहास तो आपको याद होने से रहा। क्योंकि यही एक गड़बड़ होती है बच्चों से कि वो ये भूल ही जाते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं एग्जाम की। तो अगर हम आधुनिक भारत में बात करें तो हमने कहाँ से कहाँ तक बताया था, जल्दी जल्दी रिपीट करो। 1707 से 1950 तक का इतिहास जो है वो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है। एक चीज, ठीक है, पहली चीज हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी चीज पे बात करें कि ये जो 1707 से 1950 तक का इतिहास है आधुनिक भारत का, इस इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो एक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। दो, दूसरा क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इनके एग्जाम्पल्स में बात करें जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज की अगर हम बात करें इसी के साथ में, तो तीसरी चीज क्या है? युद्ध। तो युद्ध मैंने आपको बताया कि युद्ध कौन कौन से, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो ये आपके युद्ध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर हम बात करें कि और क्या, तो जब हमने ये देखा 1885 से 1950, 1885 से 1950 के बीच का जो इतिहास है, अब कहना तो आसान है, इसमें क्या, तो इसमें कांग्रेस और उनके सेशंस, तो कांग्रेस और उनके अधिवेशन से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइस राय, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इतनी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, और एक है हमारा राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर अलग अलग राज्य थे, उनका रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन होना था, तो उनसे संबंधित चीजें। ठीक है, ये हो गई। अब इसी दौरान जो हम देख रहे हैं 1885 से 1950 तक के इतिहास में, अब आंदोलन, एक तो एक तरफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, गांधी जी आंदोलन करेंगे, तो दूसरी तरफ और कौन करेगा आंदोलन?
भारत में और किन किन ने आंदोलन किए अंग्रेजों के विरुद्ध? किसानों ने किए कि नहीं किए? तो एक है आपका पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट यानी किसान आंदोलन या किसानों के विद्रोह, ये एक चीज आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या, और किसी ने भी आंदोलन किए, तो एक है, बोलिए, वेरी गुड, ट्राइबल मूवमेंट्स यानी कि जनजातीय आंदोलन, और कुछ अन्य आंदोलन होते हैं। ठीक, तो और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई स्वतंत्रता आंदोलन में, बोलो जल्दी से। एक पीजेंट या किसान आंदोलन, और एक क्या, जनजातीय आंदोलन। ठीक, तो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। और एक इसी स्वतंत्रता, अगर हम इसको देखें, एक तरफ तो कांग्रेस कर रही है, गांधी जी कर रहे हैं, और कांग्रेस के ज्यादातर लोग और गांधी जी किस विचारधारा के लोग थे? गरम दल या नरम दल? नरम दल। गांधी जी हैं तो नरम दल, तो एक्सट्रीमिस्ट होंगे कि मॉडरेट होंगे? मॉडरेट। तो एक होंगे मॉडरेट वाले, तो गांधी जी, और उनके समर्थक यानी मॉडरेट यानी नरम दल वाले, उदारवादी टाइप के लोग। तो दूसरे कौन होंगे? गरम दल वाले यानी एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट भी करेंगे। अब ये तो करेंगे आवेदन प्रतिवेदन, भैया लेटर ले लो, एप्लीकेशन ले लो, वो बोलेंगे बम ले लो। कौन? क्रांतिकारी। तो एक और चीज यहाँ क्या होगी, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और कौन से आंदोलन? क्रांतिकारी आंदोलन या रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो क्रांतिकारी आंदोलन रहेंगे। आप देखें तो बस आधुनिक भारत में यही है आपका। इस पूरे सिस्टम के इर्द गिर्द हमें घूमना है। क्लियर हुई? एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। जी, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारे आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया में हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक बार फटाक से नज़र डाल लीजिए। एक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1950। ठीक है, इसमें एक कांग्रेस, कांग्रेस के अधिवेशन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नर, ये चीज़ें हैं। एक सेक्शन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से है। एक सेक्शन आपका क्या है इसमें संबंधित, जल्दी बोलिए, जो युद्ध है महत्वपूर्ण, वो आपके आते हैं। और एक है राज्य पुनर्गठन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी सिर्फ यही चीज़ें हैं, हमने इसके अंदर जाके भी आपको चीज़ों को बता दिया कि कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हमें ओवरऑल इन पे पूरा फोकस करना है। ठीक, अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट ने, खिलाफत आंदोलन, क्या क्वेश्चन पूछा था? खिलाफत आंदोलन, यही था मनीष आपका क्वेश्चन? तो ये जो खिलाफत आंदोलन है, कुछ नहीं, बहुत सरल है चीजें, देखिए समझिए। अब हम इतिहास को ये ना माने कि हमें इसे रटना है, याद करना है। और देखो, याद करने और रटने में बहुत अंतर है। हमें याद करना है चीजों को, रटना नहीं है। और हमें याद कब अच्छी होंगी? जब समझ लेंगे। तो पहला स्टेप क्या, हमें समझना है, समझ के याद करना है, रट के याद नहीं करना। देखो, याद दोनों स्थितियों में होता है, एक होता है समझ के याद करना, कनेक्ट करके याद करना, और एक होता है रट के याद करना। तो हम समझ के याद करने की कोशिश करेंगे, और समझ के याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें इतिहास नहीं, सारे विषय याद रहेंगे। अगर हम समझ के याद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें याद तो होती हैं थोड़े समय तक, लेकिन वो जब प्रेशर आता है तो वो ओवरलेप हो जाती हैं। कोई चीज़ है, कोई और दूसरी चीज़ याद आने लगेगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसी चीज़ को हमें समझना है कि खिलाफत आंदोलन क्या,
तो इतिहास को समझने के दौरान, वैसे तो हर विषय में ये चीज लागू होती है, इतिहास में आपको ये चीज याद रखनी है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, कोई एक घटना होगी होगी उसका एक कारण होगा। भाई आप यहां बैठे हैं, ये भी तो एक घटना है, और उसके पीछे कारण है। भाई आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इतिहास बना देंगे, हाँ या ना? ठीक है, आपका भी फोटो लगा होगा, आपके भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे, यही होता है ना। तो हर घटना या इंसिडेंट के पीछे एक कॉज या रीजन है, यही की पॉइंट है। अगर हमने ये समझ लिया तो सब समझ लिया। और उस घटना का एक क्या होता है, परिणाम होता है, कोई ना कोई रिजल्ट होता है। और अच्छी बात यह है कि वो जो परिणाम होगा एक नई घटना को जन्म दे देगा। फिर ये घटना होगी तो फिर क्या होगा, इसका फिर रिजल्ट होगा एक। समझ में आ रही है बात? अब इतिहास को पढ़ने के दौरान कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जहां से हम अगर इतिहास को समझना शुरू करेंगे तो हमें आगे की 15-20 साल की चीजें याद रहेंगी। तो हम आपको वो की पॉइंट पकड़ाएंगे कि भैया ये याद करो, इसके कारण ये हुआ। समझ में आ रही ना बात? तो उस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल ही पूछा, तो मैं जाऊंगा कि भाई खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। तो खिलाफत के शब्द में ही है ये, खिलाफत। किसकी खिलाफत? किसके खिलाफ होंगे आप? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, और अब देखो खिलाफत जो है ना, बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में समझो, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, इन द फेवर ऑफ कैलिफ ऑफ टर्की। तुर्की के खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मूवी में खूब आते हैं पाशा, गुंडा बनता है ये पाशा, तो ये गुंडा नहीं है, ये खलीफा थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे ये विश्व की, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, उनके पक्ष में या खलीफा के पक्ष में जो आंदोलन था वो खिलाफत था। भूलोगे? नहीं। अब जैसे ही हम कारण पे जाते हैं, यहाँ किस पे जाएंगे? कारण पे। बस यही तो गेम है। कारण कहाँ है? कारण यहाँ है। 1914 से 18। अब देखो आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपकी हिस्ट्री को ये वाली घटना बनाएगी आगे से। तो अगर हम देखते हैं बेटा, 1914 से 18 के बीच में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था खिलाफत आंदोलन। तो कैसे समझना है? मैंने क्या कहा था, एक घटना है, उस घटना का हमेशा कोई ना कोई कारण होगा। तो खिलाफत आंदोलन का कारण प्रथम विश्व युद्ध है, फिर ये आंदोलन होगा और इसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। तो मैं जब आपको भी इतिहास आगे पढ़ाने वाला हूं तो हर चीज को कनेक्ट कराएंगे हम, और वो जितनी अच्छी कनेक्ट होगी आपको उतने लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो क्या हुआ भाई कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? अब चूंकि इनने बीच में पूछ लिया क्वेश्चन, हम शुरू से आते हैं 1905 से, ये 1919-20 पे पहुंच गए सीधे। लेकिन ठीक है, अब क्वेश्चन है, मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि बता दो भाई, बता दो बता दो, इंतजार नहीं होता है। तो ये जो खिलाफत है, एक्चुअली खिलाफत का कारण है प्रथम विश्व युद्ध। भारत के इतिहास को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत सारा प्रभावित किया। ये इतिहास 1914 से 18 तक का इतिहास हमारे 1920 तक के इतिहास को प्रभावित करेगा। और फिर एक 1919 की जो घटना है वो हमारी बहुत लंबे समय तक के इतिहास को प्रभावित करेगी। और फिर जाके 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो चीजें शुरू होंगी वो हमारे 1950 तक के इतिहास को प्रभावित करेंगी। तो अगर हम इनके कारण समझ पाए तो हमें ये चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब रटनी नहीं पड़ेंगी, सही बोले, हमें आराम से याद रहेंगी। तो क्या हुआ था उस समय जल्दी से मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें क्रम से चलना है। अभी छोटी सी बात, इनका क्वेश्चन खत्म करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स ने, चूंकि गांधी जी नए नए भारत आए थे, जाना आपको पीछे ही है हर बात पे, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी एक सफल व्यक्तित्व थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो मूवमेंट किए थे वो सब सफल थे और गांधी जी को बुलाया गया था। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है भाई, 15 में क्या होगा, 9 जनवरी को गांधी जी आए 1915 में, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो जब ये सफल थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, तो इनसे लोग प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय जो सैनिक हैं उनकी भर्ती के लिए बड़े प्रयास किए कि भाई आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटेन का समर्थन करो। तो लोग इनकी आलोचना भी करते थे, बोले वो रिक्रूटमेंट एजेंट है, भर्ती वाले एजेंट के रूप में गांधी जी की आलोचना की जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने, अंग्रेज झांसा ही देंगे पूरे टाइम, ये बात हमेशा याद रखना, आज भी देते हैं। और तो ब्रिटिशर्स ने क्या झांसा दिया, यहाँ के जो भारतीय मुस्लिम थे उनको ये कहा कि आप सेना में भर्ती हो, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ कौन था, जो तुर्की देश था, कौन था, टर्की या तुर्की। तो बेटा ये जो टर्की था ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, मतलब अपोजिट पोल में था। तो इनने, अब इसके जो खलीफा थे वो कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और ये क्या कहलाते थे, तो उस समय मुस्लिम जगत के प्रमुख होते थे, और बोले तो मुस्लिम जगत के धार्मिक प्रमुख, रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो पूरे दुनिया के मुस्लिम होते थे उनके ये धार्मिक प्रमुख होते थे, मुखिया होते थे। तुर्की के जो खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो बोले हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो जो भारतीय सैनिक थे उनमें मुस्लिम सैनिक भी थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेज जीत गए। और जीतने वाला व्यक्ति ना बहुत जल्दी पलटता है, पलटता है ना, पलट गए अंग्रेज, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, बोले तुर्की का हम पार्टीशन कर देते हैं, क्या कर दिया, विभाजन कर दिया तुर्की का। और अब इनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी, जबकि इनने कहा था कि हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा हैं वो प्रमुख हैं धार्मिक। अब धर्म के मामले में अगर पंगेबाजी करोगे तो क्या होगा, विवाद होगा। तो ये पलट गए अंग्रेज। तो इन्हीं, यहाँ जो तुर्की के कौन थे बेटा, खलीफा थे, कैलिफ जो थे, इनके पक्ष में जो आंदोलन किया गया वो खिलाफत था। कहां से कहानी आई, समझ में आई बात, आंदोलन किया गया, ठीक है, चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ जो तुर्की के खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये खुद ही बोले हम अपना खलीफा का पद त्याग देते हैं, हमें नहीं चाहिए खलीफा की पदवी। अब होता है ना, गांधी जी, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो भैया नेताजी बोले हम नहीं खेल रहे। हाँ, खलीफा साहब ने अपना पद छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, तो अब के लिए आंदोलन। तो धीरे धीरे ये आंदोलन डिक्लाइन होने लगा। गांधी जी हमेशा चौका मारते थे मौका पे, क्योंकि इसमें गांधी जी ने भी योगदान दिया था खिलाफत में। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन शुरू कर रहे थे गांधी जी, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो भैया इनने किस में साथ दिया था, खिलाफत में। तो अब क्या होता है, अब किसकी बारी, मुस्लिम्स की बारी, कि भैया हमने अगर आपको खिलाफत में साथ दिया, आप हमारे असहयोग में साथ दो। तो पूरे जो लोग इसमें खिलाफत में साथ थे वो सारे के सारे किस में साथ आ गए, गांधी जी के। इसी को कहते हैं बेटा कि एक घटना का परिणाम दूसरी घटना, फिर आ गई वही बात। तो इससे क्या जनरेट हो गया, अब अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि असहयोग आंदोलन की सहायक कारक में खिलाफत आंदोलन था, आप बिल्कुल मना कर दोगे, बोले पागल हो, कहाँ तुर्की के खलीफा के पक्ष में खिलाफत हो रहा है और आप कह रहे हो असहयोग आंदोलन का कारक था।
लेकिन था क्योंकि सपोर्ट किया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो अब निकल कहां से रही है? तो हमने क्या देखा, मैंने क्या बताया कि कोई एक घटना है, उस घटना का कोई कारण होगा और उस घटना का एक परिणाम होगा, और परिणाम जो होगा वो एक नई घटना होगी, और फिर उसका एक कारण होगा, एक परिणाम होगा, फिर एक नई घटना होगी, और पूरा इतिहास ऐसे ही घटना घटना में खत्म हो जाएगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी। अगर आपने घटनाओं के रीजन को नहीं समझा तो दुर्घटना पक्की है। ठीक है, अब हमारे इतिहास में की पॉइंट कौन से हैं जिन पॉइंट्स पर चीजें जो हैं वो बदलती हैं? तो देखिए, हमने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 1905 से 1950 तक की घटना है। 1905 से 1950 तक, मतलब आप अगर देखोगे ना, अगर इतिहास से 5-7 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न इंडिया से, तो पता चलेगा कि 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम एक घटना अगर लें 1905 में, जो हम सबको पता है, बंगाल विभाजन। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है या बंगाल विभाजन है बेटा, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो एक तो बेटा ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार मैं फिर से खिलाफत पे लिख लूं, क्योंकि आपको ये मैं बोलना भूल गया कि हम जैसे इसे हमें मीन्स में लिखना है, थोड़ा समझ लें वहीं की, क्योंकि वहीं खत्म हो जाएगा, पढ़ेंगे हम अलग से अभी से, लेकिन फिर भी अब देखो जैसे मीन्स में क्वेश्चन लिखना है और हम आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन तो लिख ही लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मार्कर क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 7 मार्कर में ज़्यादा होती है, जिनमें हमें 11 लाइन्स मिलने वाली। खिलाफत आंदोलन सबसे पहले का कारण, क्या कारण था? कुछ नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की का विभाजन, पार्टीशन ऑफ टर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और क्या कहें, खलीफा की जो महत्ता थी उसको कम कर दिया था। ठीक है, एक बात, किसके पक्ष में हुआ था? इन द फेवर ऑफ कैलिफ ऑफ टर्की, तुर्की के खलीफा के पक्ष में आंदोलन। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करें, किसने शुरू किया? तो अली ब्रदर्स थे ये दो, एक मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। कौन थे बेटा? मोहम्मद अली, शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेतृत्वकर्ता थे। इस आंदोलन को चलाने के लिए बनी थी एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। तो उस खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष थे, वो तो हीरो तो यही है पूरे सिस्टम में, यहाँ से 1950 तक यही चलेंगे, 50 तक चलेंगे। अरे भैया 48 में डेथ हो गई है, ऐसे मत करो, नहीं 2 साल कहाँ से आएंगे गांधी जी। ठीक है, 1948 तक। तो गांधी जी जब से आएंगे तब से गांधी जी रहने वाले हैं। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। ठीक है, तो प्रारंभकर्ता कौन? अरे लीडर कौन? अली बंधु, अली ब्रदर्स। कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली। सपोर्टर्स में महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ये सब लोग सपोर्टर्स थे। फिर इसके बाद हम देखें तो परिणाम क्या, तो इसका परिणाम क्या निकला, क्या शुरू हो गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में इसने सहयोग किया। और भारत में कैसी भावना यहां से जनरेट हुई? क्या जनरेट हुआ? एक परिणाम क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई ना। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के बारे में ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को एक करने के लिए ऐसा मौका हमें अगले 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा। तो एक तो क्या हुआ, इंक्रीज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तो ये हो गया आपका मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। अब वैसे भी लिखना क्या होता है, कब हुआ, कारण क्या था, परिणाम क्या थे, किसने भाग लिया, नेतृत्वकर्ता कौन थे, खत्म क्वेश्चन। अब रटने की कोशिश करोगे
तो बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या कहानी है। तो आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाके चीजों को अगर समझोगे तो ये है एक्चुअल में रीजन, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा की महत्ता को कम करना, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे थे ये, और उसी के कारण खिलाफत आंदोलन हो गया। अब जैसे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आए, खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन कौन दो भाई थे? मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली। ठीक है, एक बार पूछा गया है कि अली बंधु उसमें ऑप्शन था, अली ब्रदर्स है ये दोनों। अच्छा, मजेदार बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश पीएससी ने ना मोहम्मद अली और उसमें जिन्ना लगा दिया और पहला ऑप्शन दे दिया, और बच्चा टिक कर देते हैं क्योंकि क्या पढ़ते हैं वो, मोहम्मद अली। वो ऑप्शन तो था लेकिन आगे जिन्ना लगा दिया उसने, वो भी लपेट दिया। मतलब 90% बच्चे गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को उस समय। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, वो अलग है, कायदे आजम साहब। ये मोहम्मद अली शौकत अली कौन है? तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता है। इसी आंदोलन के लिए क्या बनाई गई? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, मजेदार बात ये कि कोई अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुक्का मारने की कोशिश करे, बोले अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष गांधी जी कहाँ से? कहाँ तुर्की, कहाँ खलीफा के पक्ष में आंदोलन, कहाँ गांधी जी, और गांधी जी तुर्की गए भी नहीं। तो गांधी जी को एकदम सिरे से नकार देता है, पहला ऑप्शन ही होता है ये। लेकिन अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष गांधी जी को बनाया इसलिए गया था क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में एक अच्छी लीडरशिप करके आए थे, और वहां पर जितने भी मूवमेंट उन्होंने किए थे वो सब सफल रहे थे। ठीक है, समझ में आ गई? तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आता है, खिलाफत आंदोलन किसके पक्ष में किया गया? तुर्की के खलीफा के पक्ष में, मुस्तफा कमाल पाशा के पक्ष में। एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो प्रीलिम्स में बस इतने से ही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं, जो आप आराम से बना लेंगे। कोई समस्या है यहाँ तक समझ में आ रही है? तो आपको इस एक घटना से ये समझ में आया, वो तो उनने उठवाई है, मैं यहाँ से नहीं पढ़ा था, मैं 1905 से पढ़ा था। ये खिलाफत है क्योंकि ये बीच में है, हमें 5 से लेके 50 तक की कहानी है सबसे पहले। अच्छा, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। हम चाहें तो चल सकते हैं जब अंग्रेज आए, ठीक है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी और फिर उसके बाद ये आएगी, हम वहां से भी चल सकते हैं, लेकिन वो इतिहास एक्चुअली ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में। तो हम कहाँ आ रहे हैं? हमने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? 1885 से 1950 तक का इतिहास, और उसमें भी सबसे ज्यादा 1905 से 50 तक का। तो पहले भैया वो पढ़ लो ना जो एग्जाम में आता है, बाकी तो अपन पढ़ते ही रहेंगे। और एक और चीज है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा आएगा। आप इवन आप प्रागैतिहासिक काल से पढ़ेंगे तो फिर तो इतिहास हो गया इतिहास, फिर नहीं इतिहास संभल पाता है लोगों का। तो हमें एग्जाम से मतलब है, विद्वान बनने से मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई आपको बात? अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भैया। एक एग्जाम्पल हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि कोई भी घटना है, क्या है? कोई भी अगर घटना है तो उसकी दो स्थितियां क्या हैं? एक कारण और एक परिणाम। तो रटने की जगह जब हम समझने पे बात करेंगे तो हमें इस तरीके से चलना है। तो हमने क्या कहा? बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसका कोई कारण होगा, इसका कोई परिणाम निकलेगा। तो बेटा जो बंगाल विभाजन, क्योंकि हमें मेंस भी करना है, केवल प्रीलिम्स नहीं करना है, इसलिए हमें चलना बहुत सिस्टमेटिक है। अब बंगाल विभाजन का कारण क्या था? किसने किया था ये? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था बेटा, ये 1899 से 1905 तक था। देखो अब फिर से याद करो, मैंने कहा था ना पैरेलल चलेगा सब कुछ। ये हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। तो एक क्वेश्चन तो आता है बंगाल विभाजन
किसने किया या किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। दूसरा क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। अब हम नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो, और अगर भारत के लोग नहीं चाहते हैं और कोई ऐसी घटना होगी जिसे हम चाहते नहीं हैं, तो हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ठीक है, तो जो परिणाम होगा वो विरोध होगा, तो हम विरोध में कुछ तो करेंगे ना। तो हमने क्या किया था बंगाल विभाजन के विरोध में? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। देखो अब समझो, रटो नहीं, अभी थोड़ा लिखने पे जोर मत दो, सब लिख लोगे आप, टेंशन नहीं लो, समझो बस आप। तो क्या हो रहा था अब भाई, पहला फिर वही पॉइंट, हम जाए कारण पे, रटना नहीं है तो। आखिर क्या ऐसा क्या इसको मिल रहा था बंगाल विभाजन करके? भाई इसको कोई लाभ था क्या? आधा बंगाल का ब्रिटेन ले जाता ये? कोई तो कारण होगा। तो लॉर्ड कर्जन जो था, इसके कार्यकाल में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ गई थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और उन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो सेंटर था वो बंगाल था। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बंगाल था। अब बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा हैं, और बंगाल में अच्छी चीज क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम बड़े मिलजुल के रहते थे। अब चूंकि इसे पता था कि शासन कैसे किया जा सकता है, जब क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल। फूट डालो, सुना है ना, शासन करो। तो कौन सी नीति अपनाई इसने? फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। और फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए इसने क्या किया? इसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। और इसने क्या कहा? बंगाल विभाजन का कारण सुनो उसका। बोले बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, कि भाई थोड़ा बड़ा है, छोटा छोटा हो जाएगा तो उसका प्रशासन अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। तो उसने कारण क्या बताया? प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी इन बंगाल। रियल कारण क्या था? वो क्या करना चाह रहा था? बंगाल से क्या चल रही थी? क्रांतिकारी गतिविधियां। तो बेसिक अगर हम देखें कारण या उद्देश्य क्या था उसका, तो उसने बताया क्या? प्रशासन की सुविधा। लेकिन रियल कारण क्या थे? क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना। किनको कम करना? ठीक है, तो डिक्रीज द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल इन इंडिया। ठीक है, तो बंगाल में और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना इसका मेन कारण था। और वास्तव में वो नीति कौन सी थी उसकी? फूट डालो शासन करो, तो प्रशासन की सुविधा बताया। अब कैसे देखो क्वेश्चन, अब देखो ये मेंस का आंसर है और प्रीलिम्स में कैसे पूछते हैं? पूछते हैं लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन का कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। ठीक है, हाँ, बंगाल का विभाजन कारण क्या है? प्रशासनिक सुविधा। लेकिन अगर पूछें कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन घुस गया। रियल रीजन, रियल कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना या भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी करना। और उसके लिए उसने किसकी नीति अपनाई? डिवाइड एंड रूल की। तो उसने क्या किया एक्चुअली उस समय के बंगाल में? बेटा सिर्फ बंगाल नहीं था, उधर आप नजर डालोगे तो बंगाल में बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था। क्या क्या? बंगाल में बंगाल तो था ही, उड़ीसा भी था, समझना अच्छे से। और ऊपर चले जाओ आपको तो असम वाला रीजन भी बंगाल में आता था। मैं अब दिखाऊं, यही दिखा दूं।
जल्दी क्या है, सीख ही लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, आपको मैप दिख रहा है अच्छे से, लाइव में बेटा दिख रहा है सभी को? आप अगर देखना चाहें यहाँ, ये हमारा क्या है, ये बाउंड्री जो बना रहा हूं मैं, ये आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक है? और ये क्या है आपका, ये आज का बांग्लादेश है, जिसे हम उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो इसको इसने क्या बनाया, ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल बना दिया। ये क्या बना, अब उस समय बेटा ये रीजन, ठीक है, और ये रीजन, अब अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, कौन सा, नीला कर दें, तो ये था बंगाल। तो बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम का कुछ क्षेत्र, ये पूरा बंगाल में था। इसने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया पश्चिम बंगाल और ये हो गया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल यानी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पूर्वी बंगाल ही तो है। ये जो बंगाल था ये हिंदू मेजॉरिटी वाला, जान मान के इन्हें हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, जिससे कि कोई भी घटना अगर होगी, कोई क्रांतिकारी कोई साजिश करने की कोशिश करेंगे, उनके अनुसार तो अपन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो एक दूसरे की चीजों को वो बता दें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये रीजन था, तो उसने कर दिया डिवाइड। तो उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इतने क्षेत्र आते थे। तो उसने पूर्वी बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल या वेस्टर्न बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में इसे डिवाइड कर दिया। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जब उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या किया इसने, पूर्वी और पश्चिम बंगाल में इसको डिवाइड कर दिया। अब भारत के लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना सोशल हारमोनी बहुत अच्छी थी, सामाजिक समरसता थी, और हम तो मिलजुल के रहते थे, ईद भी मनाते थे, वैशाखी भी मनाते थे, होली भी मनाते थे। तो अब जब इस घटना ये हुआ बंगाल विभाजन, तो हम इसका क्या करेंगे बेटा, अपोज करेंगे। तो विरोध करने के लिए हमने क्या नीति अपनाई, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी एंड बाइकॉट की पॉलिसी अपनाई। और स्वदेशी और बहिष्कार की नीति के अंतर्गत हम स्वदेशी को अपनाएंगे, मतलब भारत की वस्तुएं यूज करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी स्कूलों का, कॉलेजों का, लॉ का, न्यायालय का, ठीक है, इन सब का होली जलाने लगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगे। तो ये आपका एक बंगाल विभाजन था। आपसे अगर मेंस में पूछे तो आप बता सकते हैं कारण क्या थे। अब इसी आंदोलन के दौरान जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसे राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। सबको राखी बांधी थी एक दूसरे को, कि भाई आप एक दूसरे को राखी बांधो, ये सारी चीजें। अब ये जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, अब एक नई घटना जन्म ले ली, तो समझ में आया कि कैसे एक घटना से का परिणाम दूसरी घटना। अब फिर से, अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, ये पूछा गया है, पूछ लिया ना जाए कि भाई स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का कारण क्या है, अब आप बता दो बड़े आराम से, क्या कारण है? बंगाल विभाजन। भाई बंगाल विभाजन नहीं होता तो हमें क्या पागल है, हम क्या आंदोलन करने की पड़ी थी? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कारण क्या हो गया, बंगाल विभाजन। ठीक है, अब क्या करेंगे इस आंदोलन के दौरान, स्वदेशी अपनाएंगे। तो भारत में अपने स्कूल खोलेंगे, अपने कॉलेज खोलेंगे, लॉ के कॉलेज खोलेंगे, इसके अलावा यूनिवर्सिटी खोलेंगे। समझ में आ रहा है? स्वदेशी स्टोर खोलेंगे, उस समय मेडिकल स्टोर खोले गए थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसके
दौरान करेंगे, और विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार कर रहे हैं। अब यहां से जो नई घटना जन्म लेगी वो 1907 में लेगी। ये सब 1906 में चल रहा है, तो कितना आराम से 5 फिर 6 फिर 7। अब हम स्वदेशी बहिष्कार करते चले आ रहे हैं और 1907 आ गया। अब देखो यहां कैसे कांग्रेस घुसती है। बेटा 1907 में कांग्रेस का एक हुआ सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत अधिवेशन। चलिए वॉइस आ रही है, कोई एक रिप्लाई करिए। तो यहाँ पर सूरत सेशन हुआ 1907 का। अब देखो मजेदार किस्सा कि कैसे इसका कांड कांग्रेस को भी विभाजित कर देगा। 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया था कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, सूरत अब साथ नहीं देगी। ठीक है, तो अब इसी को बेटा एक नाम देते हैं सूरत स्प्लिट। क्या नाम देते हैं? फूट। स्प्लिट मतलब फूट, और सूरत तो सूरत है ही, तो सूरत फूट नाम देते हैं। यहां पर क्या हो रहा था, अब कांग्रेस के दो पार्ट कौन कौन से थे बताइए? एक गरम, एक नरम। तो जो गरम दल वाले थे वो ये चाहते थे, क्या चाहते थे, कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में चले। ठीक है, पैन इंडिया मूवमेंट हो। ठीक है, या स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड बहिष्कार मूवमेंट इन होल ऑफ इंडिया। स्वदेशी एंड बहिष्कार मूवमेंट स्प्रेड इन होल ऑफ इंडिया। दूसरे जो नरम दल वाले थे वो क्या, देखो गरम वाले क्या चाह रहे हैं, गरम संपूर्ण भारत, यानी कि कैसे हैं ये, एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल लिखना नहीं तो गरम गरम कर दो। और नरम वाले यानी मॉडरेट वाले क्या चाहते थे, कि ये जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन है वो केवल बंगाल में हो। देखो एक्चुअल में क्या था, नरम दल वाले कह रहे थे कि भाई बंगाल का विभाजन हुआ है, बंगाल में विरोध कर लो, बंगाल में स्वदेशी बहिष्कार चला लो। गरम दल वाले कह रहे थे कि जब आप पूरे भारत में चलाओगे तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ये एक इन लोगों के बीच में मतभेद था, क्योंकि दोनों की अलग अलग विचारधाराएं। दूसरी चीज, जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे सूरत अधिवेशन का। ठीक है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक किसको चाहते थे, तो लाला लाजपत राय को। तो ओवरऑल हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लें कि गरम दल वाले, गरम में तीन थे, लाल बाल पाल सुने होंगे आपने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो गरम दल वाले चाहते थे कि भाई अध्यक्ष जो हो सूरत का वो गरम दल वाला हो और हम इसको अच्छे से चलाएं आंदोलन को। नरम दल वाले कह रहे थे स्वदेशी बहिष्कार को केवल बंगाल में चला लें।
और नरमदल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे अपने फेवर वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो हुआ भी यही कि इन्होंने किसको, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष को इन्होंने क्या बना लिया, इसका अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन बना दिया सूरत अधिवेशन का। और सूरत है कहाँ, ऐसे समझो थोड़ा सा, गुजरात में। और गुजरात में गांधी जी, यानी कैसे, नरमदल वाले लोग, तो ये सारा जुट मिल गया और इनने किसको अध्यक्ष बना डाला, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना लिया। इन घटनाओं के चलते इनमें विवाद हो गया। फिर क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने एक शूज उतार के ऐसे फेंक दिया स्टेज की तरफ। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता, इनके पास गिर गया। जब इनके पास गिरा तो दादाजी नाराज। बुजुर्गों में जैसे बस में जाओ, कहीं ट्रेन में जाओ, आप अगर किसी को पैर टच हो जाए तो ऐसे कर दो, नहीं तो पिटाई हो जाती है, होता है ना। यही हुई स्थिति। ये भयंकर गुस्से में, नहीं चाहिए ये लोग, कौन नहीं चाहिए इन्हें, तो अध्यक्ष किनका बन गया, और नरमदल वालों का। तो इनने गरम दल को पार्टी से निकाल दिया। किसने, गरम दल वालों को नरमदल वालों ने निकाल दिया। तो इसीलिए ये अधिवेशन क्या हो गया, सूरत फूट। पूछा जाता है कांग्रेस, क्या पूछा जाता है कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजन किस दौरान हुआ, इसीलिए ये सेशन क्या कहलाता है, सूरत फूट कहलाता है। अब ये मेंस में ही पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है। सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907, सूरत गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। ऑप्शन आएगा बोस, और इसे नन कर देंगे तो घोष, नॉट बोस। बोस को तो ऐसे याद रखना, बी से बोस, बी से बम, जो बम फोड़े वो बोस। ठीक है, वो बम फोड़ेगा तो गरम होगा कि नरम, गरम होगा वो तो बोस नहीं, घोष, घोष साहब थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या, कि इस दौरान इंसिडेंट क्या हुआ, तो गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया। विवाद के पीछे के कारण, एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण भारत में, दूसरे केवल बंगाल में चलाना चाहते थे। दूसरा विवाद का कारण क्या था, अध्यक्ष पद का विवाद, डिस्प्यूट फॉर द प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अध्यक्ष पद का विवाद था। और फाइनली इसका परिणाम क्या निकला, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और क्या किया गया, गरम दल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो अगर ये मीन्स में 5 मार्कर क्वेश्चन, सॉरी 7 मार्कर क्वेश्चन भी आता है तो आप कर पाएंगे, आपको समझ में आ रही है चीजें। अच्छा, कितनी बात है जो याद रखनी है, तो सूरत अच्छी नहीं लगी एक दूसरे को तो साथ नहीं रहे, साथ अब नहीं रहेंगे साथ, तो ये अलग अलग हो गए। अब ये सूरत फूट क्यों हुई, अगर आप गौर करो तो, इसका विवाद कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को भारत में चलाएंगे कि बंगाल में, और इसको करने की जरूरत क्यों हुई, और इसको किसने किया था, तो भाई साहब करजन साहब तो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम ही अलग हो, यहां तो कांग्रेस भी बंटवा दी इनने, बट गई ना। तो और इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत अच्छी थी। करजन साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं कांग्रेस का पतन होते हुए देखूं, डिक्लाइन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, धीरे धीरे मरते हुए देखूं, मतलब बहुत खतरनाक व्यक्ति था ये। तो किस तरीके से इसकी एक नीति ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया और कांग्रेस को भी बांट दिया। अभी खत्म नहीं हुई इसकी पिक्चर, अब ये स्वदेशी बहिष्कार चल रहा है, यहां भी पेंच आएगा। तो स्वदेशी बहिष्कार को कौन करेंगे, जो बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। इनने एक और गेम खेला था, इनने
मुस्लिम्स को अब ये चला गया 1905 में कर्जन, तो 1905 से 10 तक बेटा एक गवर्नर जनरल आता है मिंटो सेकेंड। कौन आता है? मिंटो सेकेंड। तो मिंटो सेकेंड भाई साहब आए। अब ये तो चला गया बांट के, बहुत चंटे हैं, बोले कांड करो और भागो, तो ये चला गया। इसके बाद मिंटो सेकेंड आए। जब मिंटो सेकेंड आए तो पता क्या हुआ? मिंटो सेकेंड ने एक शिमला में काम कर दिया बहुत जबरदस्त। क्या किया कि कुछ लोग जो ये कह रहे थे, अब कुछ मुस्लिम्स थे जो ये कह रहे थे कि ठीक है हो गया बंगाल विभाजन, कोई नहीं, मतलब हम स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन नहीं करते हैं, या यूं कहें हम स्वदेशी बहिष्कार का विरोध करते हैं। और वो लोग किससे जाके मिलेंगे भाई? विरोधी दल होगा तो किससे मिलेगा? जो विरोध वाले हैं। तो मिंटो सेकेंड उस समय गवर्नर जनरल बन गए। अब जब ये स्वदेशी बहिष्कार चल रहा है तो कुछ लोग जिनमें आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये लोग मिंटो सेकेंड से मिलते हैं शिमला में, पार्टी करने गए होंगे, शिमला में मिले और बोलते हैं मिंटो सेकेंड से कि हम इनके बंगाल विभाजन के विरोध में, स्वदेशी बहिष्कार के समर्थन में नहीं है, हम इसके विरोधी हैं, हम आपके साथ हैं। अब उस समय गवर्नर जनरल आपके सिर पे हाथ रख दे तो चुटभैया नेता तो एकदम नेता बन जाएंगे। तो जो आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, इनने कहा ठीक है अगर आप हमारा समर्थन करते हैं तो हम भी आपको कुछ बढ़िया देंगे। वहां से जो लोग इनसे मिले थे, एक जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आगा खां सलीमुल्लाह खां का, जब वो मिंटो सेकेंड से मिलकर आए तो इन्होंने ढाका में, कहाँ, अब ढाका तो आज की डेट में बांग्लादेश में है, तो 1906 में बेटा इन्होंने एक लीग बनाई जिसे नाम दिया गया मुस्लिम लीग। किसने बनाई? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन्हें एक लीग बना ली 1906 में ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। और इसी मुस्लिम लीग को इसने, मिंटो ने थोड़ा आगे उकसाया और क्या बोला, तुम एक काम करो भैया कि तुम ना मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग लो। क्या मांग लो? सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग लो। किसने कहा? मिंटो सेकेंड ने। किनसे कहा? मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग ने थोड़ी सी डिमांड रखी, अब जबकि इसी ने किया ये सारा कांड। अब पहले ये समझो कि सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स होता क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल। तो बेटा ये जो पृथक निर्वाचक मंडल था, ये क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप। बेटा आप सब लिख जाएगा, समझ लो बस। सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप, इसमें ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई एक एरिया है, जैसे ढाका मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो ढाका से कोई मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़ा होगा, उसको वोट भी सिर्फ कौन करेंगे? मुस्लिम ही करेंगे। तो जीतेगा कौन भाई? जब कैंडिडेट जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां मुस्लिम ही खड़े होंगे और वही उन्हें वोट करेंगे और वही जीतेंगे। तो इससे इन्होंने और क्या कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदू नहीं हो, और हिंदू मुस्लिम्स को सेपरेट कर दिया। शुरू में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप की जो मांग थी उसको मना किया कांग्रेस ने। ये कब आया सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप? 1909 में। तो ये जो मिंटो सेकेंड था, इसने 1909 में एक एक्ट लेके आया। ये क्या लेके आया 1909 में? 1909 का एक एक्ट है बेटा जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम या एक्ट। इसी को इसने नाम दे दिया कि भैया हम सुधार कर रहे हैं, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसने इस रिफॉर्म के माध्यम से क्या लागू कर दिया भारत में? पृथक निर्वाचक मंडल। अब पूरे अभी तो सिर्फ बंगाल बटा था, अब इसने पूरे भारत को बांट दिया। कैसे? ठीक है, अब जैसे मान लो हैदराबाद मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन, भोपाल उस समय मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन था। अब इन जगहों पे कौन खड़ा होगा भाई? जो मेजोरिटी में वो खड़ा होगा, और जीतेगा कौन? वही। तो फिर से क्या किया इनने, एक बार जो यहाँ हिंदू मुस्लिम को जो बंगाल में अलग किया था,
इस मार्लियामेंटो अधिनियम के माध्यम से इसने पूरे भारत में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग कर दिया। और अलग कर दिया तो ये क्या हो गई, जब आप किसी धर्म को अलग अलग करते हो तो ये हो गया कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, मिंटो सेकेंड, सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, या फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक मिंटो सेकेंड है। उस समय एक्चुअली आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये जो कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है, वही डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। और इसने पूरे भारत में सब जगह हिंदू मुस्लिम्स को अलग करवा दिया इस एक्ट के माध्यम से। अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं। आगे चल के 1911 में एक दिल्ली दरबार लगेगा। अब देखो कितने कांडी हैं ये लोग, समझना अभी आप अच्छे से। 1911 में क्या लगा, बस यहीं पे आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा रुकिएगा। दिल्ली दरबार लगा और अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली दरबार लगवाया और यहाँ पे जॉर्ज पंचम को बुलाया। किसको बुलाया, जॉर्ज पंचम। तो ये ब्रिटेन के महाराज थे जॉर्ज पंचम, ये आए। और मजेदार बात ये है कि जॉर्ज पंचम ने बड़े गर्व से क्या कहा, हम बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। क्या कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी। और ये महान बन गए कि कितने अच्छे ब्रिटेन के महाराज हैं, ये आए थे और इन्होंने, हम जो मांग कर रहे थे बंगाल विभाजन रद्द करो, बंगाल विभाजन रद्द करो, इनने बंगाल विभाजन यहाँ रद्द कर दिया। अब देखो समझो, इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था कर्जन का, फूट डालना था, फूट डालो शासन करो। और ये क्या लेके आ गए, क्या पृथक निर्वाचक मंडल से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। इनकी राजनीति सफल हो गई, कांग्रेस बटी चुकी है। अब नाम मात्र के लिए भाई साहब, ये दिल्ली दरबार में पंचम साहब क्या बोलते हैं, बंगाल विभाजन को क्या किया इन्होंने, रद्द, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, वाहवाही होने लगी, महाराज कितने अच्छे हैं। लेकिन गेम क्या था, बोले जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था हिंदू मुस्लिम्स को बांटना, वो तो हम बांट चुके हैं, इवन हमने कांग्रेस बंटवा दी। अब क्या है, तो इन्होंने वाहवाही लूटने के लिए, अब क्वेश्चन कैसे बनता है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। कौन था गवर्नर, लॉर्ड कर्जन था। कारण क्या था, इसने प्रशासनिक सुविधा बताई। वास्तविक कारण क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना। बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। और क्या है, अगर आप देखो तो ये मुस्लिम लीग भी किसका परिणाम है, इसी का। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब आपसे उल्टा पूछ लें, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का कारण बंगाल विभाजन, यही है ना, समझ में आ रही ना बात। तो ये चीज, ये हो गई बात। फिर इसके बाद सूरत अधिवेशन कब 1907 में। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के दौरान क्या हुआ, नरम दल और गरम दल में विभाजन या सूरत स्प्लिट। कारण क्या था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को गरम दल वाले संपूर्ण भारत, नरम दल वाले केवल बंगाल में। और ठीक है, दूसरा कारण, गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और ये नरम दल वालों को बनाना चाहते थे, ये हो गया। अब ये जो लोग साथ में अलग हुए, ये 16 में जाके मिलेंगे, ठीक है। 8 में ये लोगों ने कुछ नहीं किया। अब तिलक साहब बहुत गुस्से में थे, तो तिलक साहब को एक केस में ये लोग जेल भेज देते हैं 1908 में। तो 6 साल तक ये मांडले जेल में रहते हैं। तो 1908 में क्या हो गया, तिलक साहब को मांडले जेल भेज दिया गया। फिर क्या आया, 1909 और 1900। अब यहाँ पर एक और घटना 1906 में क्या हो रही है, तो 1906 की एक घटना है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में, और बोले दिसंबर, और बोले 31 दिसंबर
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ? ढाका बांग्लादेश में। किसने की? आगा खां सलीमुल्लाह खां ने की। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने ही क्या डिमांड रखी थी? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो 1909 आया। 1909 में कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो अधिनियम या सुधार। अब देखो समझो, उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो जो थे ये यही था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रख दी। ठीक है। और पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किसके माध्यम से आया? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से आया। और इसके माध्यम से इसने हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया पूरे तरीके से। और इसके बाद 10 में कोई घटना नहीं है इंपॉर्टेंट। 1911 में होगा दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में कौन आएंगे? तो जॉर्ज पंचम। एक्चुअली ये तीसरा दिल्ली दरबार था, इससे पहले 2 दिल्ली दरबार ऑलरेडी हो चुके थे। और 1911 में जब दिल्ली दरबार होगा, जॉर्ज पंचम आएंगे, तो इन जॉर्ज पंचम ने घोषणा की। क्या घोषणा की? एक तो बंगाल विभाजन रद्द। तो वाहवाही लूट ली, बोले बंगाल विभाजन रद्द। तो पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। दूसरी जो इन्होंने घोषणा की थी बेटा, वो की थी राजधानी परिवर्तन की। ठीक है। तो क्या? डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल चेंज फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की इन्होंने। तो आपसे मेंस में ही पूछा गया है। एक तो दिल्ली दरबार, तो आपको बताना है 1911 में लगा। कौन आए? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। उनकी महारानी थी, सबकी अपनी महारानी होती है ऐसे मान लो। तो जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी आई। इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, और दूसरा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा ये कर दी। और उसके बाद 1912 में बेटा जाके दिल्ली जो है वो क्या बन जाएगी? राजधानी बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? ये है आपकी चीजें। और इनमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। हर चीज आपसे एग्जाम में पूछी गई है। कनेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत कि कैसे पिक्चर बनानी है? तो कहाँ से शुरू करना है? 19। अब एक घटना आपको जो एक छोटी सी बात याद रखनी है वो है 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, या 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू। जैसे ये लागू, इसका विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के विरोध में मुस्लिम लीग। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के कारण 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में बंटवारा। ठीक है। और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। गरम दल वाले क्या चाहते थे? संपूर्ण भारत में हो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। नरम दल वाले क्या चाहते थे? ओनली बंगाल, केवल बंगाल में हो। और गरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किसको? लाला लाजपत राय को। दोनों ही अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। इसको हम कहते हैं सूरत फूट या सूरत स्प्लिट। जो साथ में ये लोग बटे थे, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, ये कब जाके मिलेंगे? 1916 में। मतलब गरम दल को कांग्रेस में कब शामिल किया जाएगा? 1916 में। फिर 8 आएगा 7 के बाद। 8 में क्या हुआ? तो किनको भेज दिया गया? बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल हो गई। तो 1908 में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये, बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई? तो 1908 से 14 तक इन्हें जेल हुई और ये मांडले जेल गए थे। फिर 1908 के बाद 1909 आएगा, 1909। और 1909 में क्या आएगा? मार्ले मिंटो एक्ट आएगा। और मार्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से क्या होगा बेटा? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। और इनकी योजनाएं जो हैं वो सफल हो जाएंगी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल देके। और इस तरीके से कांग्रेस का विभाजन करा दिया, हिंदू मुस्लिमों को अलग करा दिया। 10 होगा और 10 के बाद 11 में ये लोग दिल्ली दरबार बुलाएंगे। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आएंगे और ये बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर देंगे। और इसके साथ ही ये एक और क्या घोषणा करेंगे? राजधानी परिवर्तन की घोषणा, और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा करेंगे। और इसके बाद 1912 में जो दिल्ली है वो राजधानी बनेगी। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, अब हमने कितने गवर्नर जनरल के बारे में घटनाएं पढ़ ली, एक लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, और एक मिंटो सेकेंड। इनके समय हमने क्या पढ़ लिया, सूरत अधिवेशन और 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। इसके बाद बेटा तीसरा जो होगा, अब जैसे कि ये जो घटना हो रही है 1911 वाली, यहाँ 1910 से 16 तक एक नए गवर्नर जनरल होंगे, हार्डिंग सेकेंड। कौन होंगे, हार्डिंग सेकेंड। और हार्डिंग सेकेंड के समय दिल्ली दरबार लगेगा, और इन्हीं के समय बेटा जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो रही होगी, तो एक व्यक्ति हैं रास बिहारी बोस। अब देखो यहाँ कौन थे, घोष। 1912 में रास बिहारी, कल भी रिपीट करेंगे बट सुन लो क्योंकि वो आता है एग्जाम में। 1912 में रास बिहारी बोस ने, जब राजधानी परिवर्तन हो रही थी और ये गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, इनके ऊपर बम फेंक दिया। और जब इनके ऊपर बम फेंका, अब दिल्ली में फेंका गया, तो कहीं अगर आप बम फेंकते हो तो क्या बोलते हैं, दिल्ली बम कांड। तो दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली बॉम्ब इंसिडेंट। हार्डिंग के ऊपर फेंका तो क्या बोल देंगे, हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। तो हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन ये भाग्य का धनी था तो ये बच गया। कौन बच गया, हार्डिंग बच गया। तो एक मिनट, तो हार्डिंग बच गया, और हार्डिंग के बचने के बाद क्या स्थिति बनती है, हार्डिंग तो बच गया, और रास बिहारी बोस, जिन्होंने बोस बम बोस ने क्या किया, बम फेंका था, तो रास बिहारी बोस ने जो बम फेंका था वो भाग गए जापान। ये एक्सचेंज ऑफर हो जाता है। ये रास बिहारी घोष थे जो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और हार्डिंग बम कांड में कौन है, रास बिहारी बोस है। तो अब बता दो जल्दी से, 1905 से 12 तक क्या क्या हो गया हमारा। 1905 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन। 1906 स्वदेशी बहिष्कार के साथ में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत फूट, सूरत अधिवेशन। 1908 बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। 1910 ब्लैंक 0010। 1911 दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में कौन, जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी। ठीक है, क्या क्या घोषणाएं दो इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन रद्द, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा। 1912 हार्डिंग बम कांड, दिल्ली राजधानी परिवर्तन। हार्डिंग बम कांड किसने किया, रास बिहारी बोस, और बोस साहब बम फेंक के कहाँ भाग गए, जापान। इसके साथ में जो लोग देख रहे थे कि बम फोड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया था पुलिस ने। तो कभी भी कांड हो तो क्या करना है, भाग जाना है भाई, क्योंकि होता है ना, जुआ खेल रहा है कोई, लोग देखते हैं ऐसे, अच्छा खेल रहा है, पुलिस आती है और उन्हें पीटने लगती है, जबकि कांड करने वाला भाग जाते हैं। तो इस चीज को आप इतिहास से सीख सकते हैं। तो 1905 से 1912 तक का इतिहास आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक घटना हमने खिलाफत अलग से ले ही ली थी, अभी हम क्रम से चलेंगे तो वो भी दोबारा से रिपीट हो जाएगी। इतने में किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो जल्दी जल्दी। 1905 बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर। 1906 मुस्लिम लीग। 1907 अधिवेशन। 1908 तिलक को मांडले जेल। 1909 पार्लियामेंटो एक्ट। 1910 ब्लैंक। 1911 दिल्ली दरबार। 1912 दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम कांड। हो गया, इसको आप देख लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई भी प्रश्न है किसी का तो बोलिए आप। समझ में आ रहा है, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।